बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। सूरह ताहा आयत नंबर 114। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग एंड शॉर्ट आंसर्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस, यूज़ ऑफ सब इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और फिर ये नॉन फाइनाइट्स के तीन और अक़साम होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जेरेंड। तो इंशाअल्लाह इसके बारे में बहुत तफसील से, बहुत आसान तरीक़े से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। आज की बात, बी अ गुड लिसनर, एक अच्छा सामे बने। जो लोग अच्छी शख्सियत के मालिक होते हैं वो एक अच्छे सामे होते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों की आँखों से दुनिया को देखने का इजाफ़ी मेयार मिलता है। आप अपने सामने बोलने वाले के तजुर्बात का फ़ायदा मुफ्त में हासिल कर लेते हैं और आपकी समझ, खुद एतमादी, सब्र और बातचीत की सलाहियत में भी ज़बरदस्ती बेहतरी आती है। याद रखिए, एक अच्छा सामे ही एक अच्छा मुक़र्रर होता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन टैग्स की बात करेंगे। ये स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आमतौर से हम लोग जब बोलते हैं, जैसे बारिश हो रही है ना, या बारिश हो रही है ना, तुम फ्री हो है ना, आप मसरूफ़ नहीं हैं है ना, वो नहीं तैर सकती है ना। मतलब होता क्या है कि जब हम बातचीत में कोई बात कहना चाहते हैं, सामने वाले से बात कर रहे हैं और साथ साथ उसकी तस्दीक भी करना चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसका वो जवाब हाँ में दे। हाँ कह रहा हूँ तो हाँ में, ना कह रहा है तो ना कह रहा हूँ तो ना में। तो जैसे ये बहुत गर्म है ना, तो ये जो टैग हम लगाते हैं, टैग का मतलब होता है लेबल, दुमछल्ला, धज्जी। जैसे हम लोग ब्रीफकेस वगैरह में टैग लगा देते हैं अपने नाम का, ताकि पहचान में आए। तो ये जो है ना का सवालिया टैग है, इसे ही सवालिया टैग कहते हैं। इसका मतलब होता है कि सामने वाला आपकी कही हुई बात की तस्दीक करे। तो ये इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, सवालिया टैग को इंग्लिश में कैसे बोलें। तो दो तरह की बातें हैं। हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं तो, और निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो अगर बयान मुस्बत है, मतलब पॉजिटिव है अगर, तो हम उसमें क्या करते हैं कि एक्सुलरी के बाद इन एपोस्ट्रोफी टी है ना लगा देते हैं। जैसे बारिश हो रही है ना, तो पहले बारिश हो रही है कि हम लोग बोलेंगे इट इज़ रेनिंग। अब ये इट इज़ रेनिंग जो है पॉजिटिव है, तो हम इसका जो सब्जेक्ट है उसको प्रोनाउन ले लेंगे। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही रहेगा, और अगर नाउन रहेगा तो उसका प्रोनाउन ले लेंगे। तो इसी को हम लोग इसका नेगेटिव बोल देंगे, इज़न्ट इट। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है यही क्वेश्चन टैग है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस था, उसका निगेटिव बन गया। एक और पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं, तुम फ्री हो है ना, मतलब यू आर फ्री, आर्नट यू। तो यहाँ पर चूँकि यू है इसलिए आर का इस्तेमाल हुआ है, तो क्या लगाएंगे, एक्सुलरी वर्ब लगाएंगे, उसके बाद एन एपोस्ट्रोफी टी लगाएंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा जो कि प्रोनाउन की शक्ल में होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके बरक्स अगर बयान मनफी है, अगर निगेटिव में है, जैसे आप मसरूफ़ नहीं हैं है ना, मसरूफ़ नहीं है ना, तो हम पहले आप मसरूफ़ नहीं हैं का बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यू आर्नट बिज़ी। और अब इसका जो हम टैग लगाएंगे तो वो बोलेंगे आर यू, कॉमा लगा देंगे आर यू। शी कांट स्विम, वो नहीं तैर सकती, कैन शी है ना, मतलब कि वो तैर नहीं ना सकती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन टैग कैसे लगाएंगे, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम एक्सुलरी के बाद एन एपोस्ट्रोफी टी लगा देंगे, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो उसके बाद अब उसको हम ऑक्सिलरी के बाद सीधे सब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखिए, सवाल टैग का जो होता है वो ज़मीर, ये जो एक सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा ये होता है, क्या होता है, ज़मीर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक हम जुमला ले रहे हैं, लाइबा इज़ गोइंग टू स्कूल, लाइबा स्कूल जा रही है ना, तो इज़न्ट शी, यहाँ पर लाइबा की जगह पर इज़न्ट लाइबा नहीं बोल के लाइबा का हम प्रोनाउन ये ले लेंगे, प्रोनाउन ले लेंगे, शी ले लेंगे। यहाँ देखिए सब में शी, वी, यू, देयर, ही, सारा का सारा जो है ये सब्जेक्ट, जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वो क्या है, हमेशा प्रोनाउन होता है। चलिए आप वन बाय वन देखते हैं। लाइबा इज़ गोइंग टू स्कूल, इज़न्ट शी, लाइबा स्कूल जा रही है ना। तो यहाँ पर लाइबा का सेंटेंस पॉजिटिव था तो यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन टैग लग गया। इसी तरह से लेट्स गो टू द मस्जिद, हम लोग, यहाँ कम से कम दो आदमी हैं, लेट्स गो टू द मस्जिद, हम लोग मस्जिद चलें, शैल वी है ना, चले ना। वेट अ मिनट, यहाँ पर जो है एक्चुअली इसमें यू जो है पोशीदा रहता है, यू वेट ए मिनट हम कह रहे हैं, ये वेट अ मिनट, कैन यू, तो यहाँ पर क्या, या विल यू, दोनों लगा सकते हैं। हैव सम मोर राइस, कुछ चावल और ले लें, विल यू, क्या आप है ना, मतलब कि आप ले लेंगे। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप क्या करें,
नहीं ठीक है, सही है। ये यहाँ पर जो है विल से स्टार्ट हुआ है, इसलिए मतलब कि ये विल यू ही होगा। इसी तरह से देयर इज़ ए मस्जिद इन दैट स्ट्रीट इजंट देयर, यहाँ पर मस्जिद है, इसको हम निगेटिव बना देंगे। देखिए यहाँ पर जो है ना शैल और कैन और विल के साथ पॉजिटिव सेंटेंस आने का मतलब ये है कि ये चूँकि मॉडल वर्ब हैं, इसलिए इसके बाद जो है निगेटिव का इस्तेमाल नहीं किया गया है। देयर इज़ ए मस्जिद इन दैट स्ट्रीट इजंट देयर, अकरम विल लर्न इंग्लिश वोंट भी, अकरम वोंट ही, अकरम इंग्लिश सीखेगा, है ना। हमने पीछे क्वेश्चन टैग के बारे में जानकारी हासिल की, अब हम शॉर्ट आंसर्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शॉर्ट आंसर्स क्या होते हैं वो आइए आगे देखते हैं। हाँ या ना सवालात के जवाबात की आम शक्ल मंदरजा झैल होती है। ये आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही आसान है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, मैंने पूछा किसी से, ये मान लीजिए कि आप हैं, तो आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, तो आपका जवाब हाँ या ना होगा। तो अगर हाँ होगा तो क्या बोलेंगे, यस आई एम, नो या नहीं होगा तो नो आई एम नॉट। तो यहाँ पर क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, आर का इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ भी एम इज़ आर का ही इस्तेमाल होगा। इसी तरह से मैंने आपसे पूछा कैन यू ड्राइव ए कार, तो इसके दो जवाबात होंगे, येस या नो। तो येस तो आई कैन, या नहीं तो आई कांट। तो पूरे जुमला को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आमतौर से येस नो बोल करके हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, ये प्रोनाउन का इस्तेमाल करके उसमें वो जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसका इस्तेमाल कर देते हैं और हमारा आंसर हाँ या ना हो जाता है। इसी तरह से इज़ योर सन मैरिड, क्या आपका लड़का शादीशुदा है, येस ही इज़, हाँ वो है, या नो ही इज़न्ट, नहीं वो नहीं है, यानी वो शादीशुदा नहीं है। तो हम पूरा नहीं बोलेंगे, नो ही इज़ नॉट मैरिड बोलने की ज़रूरत नहीं, नो ही इज़न्ट बोल देंगे, काम चल जाएगा। डज शी वर्क हार्ड, क्या वो हार्ड वर्क करता है, येस शी डज़, क्या हार्ड वर्क करती है, हाँ वो करती है, नहीं वो नहीं करती है, नो ही शी डजंट। इसी तरह से डिड ही सेज एनीथिंग, क्या उसने कोई बात कही, हाँ उसने कही, नहीं उसने कोई बात नहीं। देखिए किस तरह से यस नो क्वेश्चन जिस हेल्पिंग वर्ड से पूछे गए हैं उसी हेल्पिंग वर्ड में इसका जवाब यस या नो में छोटे से सेंटेंस की शक्ल में दी जाती है। अब देखिए अब क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं सामने वाले से, तो हमारी दो तरह के जुमले होते हैं, कोई बात हाँ में होती है या कोई बात ना में होती है। तो सामने वाला हमारी बात से इत्तेफाक हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि इसको ऐसे बहुत अच्छे से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, इट इज़ ए गुड बुक, ये एक अच्छी किताब है। तो सामने वाले को मैंने कह रहा हूँ कि इट इज़ ए गुड बुक, ये अच्छी किताब है। तो सामने वाला मेरी बात से इत्तेफाक है रखता है तो वो बोलेगा, तीन तरह से बोल सकता है, येस इट इज़, हाँ ये है, मतलब अच्छी किताब है, सो इट इज़, हाँ ये है, यानी अच्छी किताब है, ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ ये है। तो ये तीन तरह से वो जुमले का इस्तेमाल हमारे मुस्बत जुमलों से वो इत्तेफाक रख रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, हाँ ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। और अगर हमारे निगेटिव सेंटेंस से इत्तेफाक रख रहा है तो कैसे बोलेगा, हमने कहा द एप्पल्स आर्ट गुड, सेब जो है अच्छे नहीं हैं, तो वो बोलेगा नो दे आर्ट, नहीं वो अच्छे नहीं। हम लोग आम जुमले बोलते हैं ना कि वो अभी तक नहीं आया है, हाँ हाँ, तो सामने वाले बोलते हैं नहीं वो नहीं आया है, नहीं वो नहीं आया, तो हम ना में बोलते हैं तो वो भी ना ही में जवाब देता है, लेकिन इसका मतलब दोनों का बात का कट नहीं है, बल्कि मेरी बात से वो इत्तेफाक रख रहा है। इसी तरह से मैंने कहा शी डज़ नॉट लाइक फ़िश, वो मछली पसंद नहीं करती है, तो सामने वाला ने कहा नहीं वो नहीं करती है, तो कैसे जवाब देगा, नो शी डज़न्ट। तो ये मैंने जो रेड कलर दे दिया है ये जवाब, इसका ये इजाफा किया जाता है। तो यहाँ पर दो तरह के जुमले मैंने लिए, एक जुमला मैंने पॉजिटिव लिया और एक जुमला जो है मैंने एक जुमला पॉजिटिव लिया, एक दो जुमले यहाँ मैंने निगेटिव्स लिए हैं। तो हमारी बातों से इत्तेफाक रखने के लिए वो इस तरह के जवाब दे सकता है सामने वाला। और अगर हमारी इसी तरह से हम फिर दो तरह के जुमले लेते हैं, ये दो जुमले हमने पॉजिटिव लिए हैं, ये जुमले निगेटिव लिए हैं, और हमारी बातों से वो इख्तलाफ कर रहा है, वो मतलब नहीं हम कहना चाह रहे हैं हाँ, वो कहना चाह रहा है ना, तो कैसे वो जवाब देगा। देखिए दो तरह से दिया जाता है जवाब। ही इज़ ड्रंक, उसने पी रखा है, तो नहीं उसने नहीं पी रखा है। तो नो से स्टार्ट कर सकते हैं आप। यू आर जोकिंग, तुम मजाक कर रहे हो, ओह नो आई एम नॉट, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो नो से या ओह नो से आप हमारी बात को इख्तलाफ कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए यू कांट अंडरस्टैंड इट, तुम इसे नहीं समझ सकते, लेकिन हमारी बातों से उससे इख्तलाफ करना है तो वो येस से स्टार्ट करेगा, येस आई कैन। यू डोंट नो हिम, तुम उसे नहीं जानते हो, हमारी बातों से इख्तलाफ कर रहा है तो वो सामने वाला कहेगा ओह यस आई डू। तो इख्तलाफ करने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस को उसने नो से या ओह नो से स्टार्ट किया, और निगेटिव सेंटेंसेस से इख्तलाफ रखने के लिए यस या ओह यस से उसने जुमले को स्टार्ट किया, और ये छोटे छोटे जुमले आंसर उसने दिए। अब देखिए अब हम आप लोगों को एडिशन टू रिमार्क्स बताएंगे। ये एडिशन टू रिमार्क्स क्या होता है कि जब हम कोई बात कर रहे होते हैं
तो सामने वाला भी हम अपने तजुर्बे को बताता है। जैसे मैंने कहा कि मैं कल घर जाऊंगा, वो तो मैं भी कल घर जाऊंगा, और मेरे पास एक लाल रंग की कलम है, तो सामने का मेरे पास भी एक लाल रंग की कलम है, ठीक है। तो इस तरह से ये एडिशंस जो होता है रिमार्क्स में दो इंसान की गुफ्तगू में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए दो तरह की बातें हैं। तबसरे दो तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मुस्बत तबसरों के बारे में बताएंगे इस स्लाइड में। और हमारी बातों में वो जो वो सामने वाला इजाफा कर रहा है वो भी पॉजिटिव ही कर रहा है, और उसमें यहाँ पर भी निगेटिव कर रहा है। देखिए इसको समझिए। फिर अगले स्लाइड में जो है फिर निगेटिव तबसरों के बारे में बताएंगे। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वाले देखते हैं। मैंने कहा आरिफ लाइक्स ऑरेंजेस, आरिफ संतरे पसंद करता है। तो सामने वाला ने कहा अरे मैं भी पसंद करता हूँ। तो वो ये नहीं बोलेगा कि आई ऑल्सो लाइक, और वो जवाब देगा सो डू आई, मतलब तो मैं भी पसंद करता हूँ। मैंने कहा शी मस्ट गो होम, उसे घर जाना चाहिए। तो वो बोले अरे मुझे भी जाना चाहिए। तो उसका जवाब क्या होगा, सो से स्टार्ट होगा, सो मस्ट आई, मुझे भी जाना चाहिए। मैंने कहा ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग, वो मीटिंग के लिए लेट था, और इत्तफाक से मैं भी लेट था। तो सामने ने कहा सो वर यू, तुम भी लेट थे। तो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस को वो पॉजिटिव उसने ऐड किया, एक्स्ट्रा बात की। हाँ ना कि यहाँ बात नहीं हो रही है, उसने अपना एक्सपीरियंस भी बताया। अब देखिए यहाँ पर अब वो पॉजिटिव, हमारी बात पॉजिटिव में हो रही है, लेकिन वो उस बात में निगेटिव इजाफा कर रहा है, मनफी इजाफा। ही नोज़ जर्मन, वो जर्मन जानता है। तो सामने वाले ने कहा बट आई डोंट, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। देखिए कैसे उसने इजाफा किया उसी बात को। तो पूरा सेंटेंस नहीं बोल करके बट से स्टार्ट करके और प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद एन एपोस्ट्रोफी टी लगा दिया गया। ही नोज़ हाउ टू कुक, वो खाना बनाना जानता है। यहाँ पर हाँ ठीक, तो उसने इजाफा किया बट शी डजंट, लेकिन वो नहीं जानती किसी और के बारे में। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, बट यू कांट, लेकिन तुम नहीं खेल सकते। तो सामने वाले ने ये जो है निगेटिव एडिशन किया है। अब देखिए, अब अगर हमारे सेंटेंसेस निगेटिव हैं तो उसमें उसको पॉजिटिव इजाफा करना है, तो कैसे करेगा। जैसे ही डजंट नो हर, वो उसे नहीं जानता। सामने वाले कहा लेकिन मैं जानता हूँ, बट आई डू। वो ही कांट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। सामने वाले कहा बट आई कैन, लेकिन मैं खेल सकता हूँ। शी वाज़न्ट लेट, वो लेट नहीं है। सामने वाले कहा बट यू वेयर, लेकिन तुम तो थे। अच्छा, इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में वो पॉजिटिव ऐड कर रहा है। शी डजंट लाइक स्वीट, वो मिठाई पसंद नहीं करती है। तो ये सामने वाला बोला कि मैं भी पसंद नहीं करता हूँ, तो ये नॉर या नीदर से स्टार्ट करेगा, नॉर डू आई। ही डिडंट बिलीव इट, वो इसमें यकीन नहीं करती थी, तो ये नाइदर डिड आई, मैं भी नहीं करता था। आई कांट डू द सम, मैं सम नहीं कर सकता। नॉर कैन माई फ्रेंड, सामने ने कहा नहीं मेरा दोस्त भी नहीं कर सकता। अब मैं आप लोगों को कॉजेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, जिसे उर्दू में असबाबी या बासी जुमले कह सकते हैं। अब तक जो मैंने आप लोगों को ज़्यादातर जो सेंटेंसेस बताया है उसमें आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट ही काम कर रहा था। जितने भी टेंस मैंने देखा पैसिव वॉइस को छोड़ करके, तो उसको वो सब्जेक्ट काम कर रहा था। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता नहीं है, लेकिन उस पर काम होता है। लेकिन यहाँ दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ सब्जेक्ट कोई काम करता नहीं है, पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन उस पर काम हो रहा था। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है काम करता नहीं है, लेकिन यहाँ पर उस पर काम होता नहीं है, बल्कि वो काम करवाता है। तो ऐसे भी ये अब जो दौर आ गया है वो सर्विस का दौर है, और लोग काम करना कम पसंद करते हैं, करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। जैसे हम कुछ जुमले लेते हैं। मैंने काम किया, तो यहाँ मैंने खुद काम किया। मैंने काम करवाया, तो मैंने किसी से काम करवाया। तो दोनों में सब्जेक्ट मैं है, लेकिन एक में मैंने काम, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, दूसरे में सब्जेक्ट काम करवा रहा है। मैंने खाना पकाया, तो यहाँ पर मैं खुद काम कर रहा हूँ, मैंने खाना पकवाया मैंने उससे खाना पकवाया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है किसी दूसरे से कोई काम करवाता है। वो हंसा, उसने हंसाया। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं वो मुझे हंसा रहा है, तो यहाँ पर वो जो है सब्जेक्ट है, लेकिन वो काम कर नहीं रहा है, काम मुझसे करवा रहा है, वो मैं हंस रहा हूँ ना। या माँ ने अपने बेटे को कुरान पढ़वाया, तो यहाँ पर माँ कुरान नहीं पढ़ रही है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, माँ ने काम करवाया पढ़वाने का। तो इस तरह के जुमले जो होते हैं ये कॉजेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। होता है कि इस तरह के जुमलों में कई तरह से काम करवाया जाता है, कहकर, सर्विस के तौर पर, दरख्वास्त करके, या ज़बरदस्ती भी करवाया जा सकता है। तो ये कॉजेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसमें सब्जेक्ट कोई काम करता नहीं है, बल्कि किसी की मदद से काम करवाता है, यानी कि काम करने का कॉज बन जाता है सब्जेक्ट।
इसलिए इस तरह के जुमलों को कॉजेटिव सेंटेंस कहते हैं। कॉजेटिव सेंटेंस को समझने के लिए हमें कॉजेटिव वर्ब्स को समझना ज़रूरी होगा कि जब भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करवाता है उसमें कुछ कॉजेटिव वर्ब्स हैं जो बहुत लिमिटेड है, 6-7 ही हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ 4 ही बताऊंगा जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें से 3 यहाँ देखिए आप, लेट है, मेक है, हैव है, और उसके बाद गेट बताऊंगा। यहाँ पर 3 का स्ट्रक्चर 1 में, ये तीनों स्ट्रक्चर 2 में गेट। उसकी वजह क्या है कि इसमें V1 का इस्तेमाल होता है, उसमें 2 + V1 का इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको मैंने अलग रखा है। तो आपने यहाँ देखा कि 1 पर्सन इज़ कॉजिंग अनदर टू डू समथिंग, एक आदमी दूसरे से काम करवाने की वजह बन रहा है। तो यहाँ पर 3 तरह का है। लेट माने होता है करने देना, हैव माने होता है सर्विस लेना, और मेक माने होता है काम करवाना। तीनों में काम करवाया ही रह जा रहा है। ये लेट थोड़ा हट करके है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज़ में बहुत अच्छे से बताया है, यहाँ तक इसका पैसिव वॉइस से बताया है। तो ये क्या है, मैंने जैद को स्टोरी बुक पढ़ने दी, आई लेट जैद रीड अ स्टोरी बुक। हैव सर्विस जब किसी लेते हैं मार्केट में तो ही मेड, नहीं यहाँ पर सॉरी मेड नहीं होगा, हैव का पास्ट टेंस हैड होता है, तो यहाँ पे आप HAD हैड के लिए इस्तेमाल कीजिए। ही हैड हिज बाइक रिपेयर, उसने अपना बाइक रिपेयर करवाया। मेक काम करवाना ज़बरदस्ती। शी मेड हर चिल्ड्रेन डू देयर होमवर्क, उसने अपने बच्चे से होमवर्क करवाया। तो जैसे ही आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे उसके फ़ौरन बाद आपको कॉजेटिव वर्ब ले आना होगा, और कॉजेटिव वर्ब के फ़ौरन बाद आपको ऑब्जेक्ट ले आना होगा, उसके बाद तब आप मेन वर्ब रखेंगे। बस यही है, कॉजेटिव वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कॉजेटिव वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट तो जुमले के शुरू में होता है। देखिए अब 1 बाय 1 तीनों को मैं यहाँ पर आप लोगों को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं लेट लेता हूँ, उसने मुझे अपनी नई गाड़ी चलाने दी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे उसने, चूँकि गाड़ी चलाने देने की बात होती है तो देना का होता है लेट, तो ही के बाद लेट लगा दीजिए। फिर इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मुझे, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लेट के बाद मी ले आइए, उसके बाद फिर वर्ब की पहले शक्ल ले आइए बस। उसके बाद जो अदर वर्ड्स है वो इस्तेमाल कीजिए। ही लेट मी ड्राइव, उसने मुझे चलाने दी। क्या चलाने दी, हिज न्यू कार, अपनी नई गाड़ी। इसी तरह से अकरम ने अपने बेटे को फुटबॉल खेलने दिया, तो अकरम को जुमले के शुरू में लाइए। अकरम ने खेलने दिया, लेट किसको, अपने बेटे को। तो मैंने कहा कि लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लाना है, फिर वर्ड की पहले शक्ल लानी है, उसके बाद फिर आप अदर वर्ड्स लाएं, चाहे एक वर्ड का हो या एक से ज़्यादा अल्फाज के वो वर्ड्स हों। तो अकरम ने अपने बेटे को फुटबॉल खेलने दिया। अकरम लेट हिज सन प्ले, अकरम ने अपने बेटे को खेलने दिया फुटबॉल। अब देखिए एक और सेंटेंस यहाँ पर है, बराह करम मुझे, क्या आप मुझे ट्रैफिक लाइट्स पर छोड़ सकते हैं। तो कैन यू, क्या आप ना लेट छोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट मी। लेट ऑफ माने होता है छोड़ने देना, लेट कैन यू लेट मी ऑफ एट द ट्रैफिक लाइट्स प्लीज़। तो इस तरह से हमने लेट का इस्तेमाल देखा, जो आप लोगों ने पीछे भी देखा है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल आएगी। अब हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैव जब कोई सी सर्विस हम लेते हैं तो हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव का भी सेम पैटर्न है, हैव के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल। जैसे मैं मैकेनिक से अपनी गाड़ी का मुआयना करवाऊँगा, तो मैं हो गया, करवाऊँगा है इसलिए विल का इस्तेमाल किया गया है, और हैव हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लीजिए द मैकेनिक, फिर वर्ब की पहली शक्ल लीजिए। आई विल हैव द मैकेनिक एग्जामिन, मैं मैकेनिक से एग्जामिन करवाऊँगा, क्या करवाऊँगा, अपनी गाड़ी, माई कार। मैंने मज़दूर से कुछ आम के दरख्त लगवाए, तो यहाँ पे हैव पास्ट टेंस है तो हैव का पास्ट टेंस हैड होता है। आई हैड द लेबर प्लांट सम मैंगो ट्रीज। मैंने आम लगवाए, हैड किससे, मज़दूर से काम करवाया, तो हैड के बाद आप तुरंत ऑब्जेक्ट ले गए, जिससे काम करवाया उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद जो काम करवाया वो काम लिखिए, प्लांट पौधा लगवाया, दरख्त लगवाया, हम कुछ आम के, सम मैंगो ट्रीज। तो अच्छे से अगर देखेंगे आप टुकड़े टुकड़े करके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान देना होगा। सब्जेक्ट के बाद आप पॉजिटिव वर्ब लिखिए, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहले शक्ल का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट ले लीजिए, उसके बाद जो आपको पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करना है वो, फिर ऑब्जेक्ट गिवन, फिर अदर वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। मैंने अपने बेटे से कार धुलवाई, तो मैंने हो गया, मैंने कार धुलवाई, तो आई हैड बेटे से वो पहले ले रहा है, माई सन वॉश, मैंने अपने बेटे से कार धुलवाई। तो ये हो गया हैव का इस्तेमाल। तीसरा है मेक का इस्तेमाल। जब कोई काम ज़बरदस्ती करवाया जाता है तो हैव का मेक का इस्तेमाल करते हैं। उसने मुझसे खाना पकवाया, शी मेड मी कुक, उसने मुझसे खाना पकवाया। शी मेड, क्या खाना पकाया, फूड, फूड माने खाना, कुक माने पकाना, तो शी मेड मी कुक द फूड। उसने अपनी नौकरानी से अपना कमरा साफ़ करवाया, शी मेड हर मेड क्लीन हर रूम। माँ ने अपने बेटे को कुरान पढ़वाया, तो मदर मेड हर सन, पढ़ना का रिसाइट होता है या रीड भी कह सकते हैं, मदर मेड हर सन रिसाइट द कुरान। अब देखिए पॉजिटिव वर्ब का दूसरा पैटर्न है गेट।
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1, उसमें जो तीनों दिया था मैंने उसमें टू का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें टू का इस्तेमाल होता है। इसमें कायल करके या मनवा कर जब कोई काम करवाया जाता है तो गेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसने अपने बेटे से होमवर्क करवाया तो शी गेट्स हर सन, करवाती है, वो अपने बेटे से होमवर्क करवाती है। अगर करवाना होता तो यहाँ गॉट हो जाता। शी गेट्स हर सन टू डू हिज होमवर्क। आई गॉट जैद टू पोस्ट द लेटर, मैंने जैद से लेटर पोस्ट करवाया। द टीचर गॉट द स्टूडेंट्स टू प्लांट ट्रीज, टीचर ने बच्चों से दरख्त लगवाया। तो यहाँ पर कोई काम कह के समझा के कायल करके जब मनवाने की बात होती है तो गेट का इस्तेमाल होता है। और V1 की शक्ल इसे भी लगती है, लेकिन V1 के बाद आप क्या करेंगे, टू का इस्तेमाल कर देंगे। अच्छा, जनरल वर्ब और पॉजिटिव वर्ब को हल्का सा देख लेते हैं। जैसे वर्क माने होता है काम करना, लेकिन अगर काम करवाना होगा तो उसके पहले आप मेक लगवा लीजिए, उसके बाद जो नाम लिखना है वो आदमी का नाम लिखिए। मेक समवन वर्क, किसी से काम करवाना, या गेट समवन टू वर्क, किसी से काम करवाना। कुक खाना बनाना, और खाना बनवाना का हो जाएगा मेक समवन कुक, किसी से खाना बनवाना, या गेट समवन टू कुक, किसी से खाना बनवाना। इसी तरह से क्लीन माने साफ़ करना, साफ़ करवाना, मेक समवन क्लीन, गेट समवन टू क्लीन। सेंड माने भेजना, भिजवाना का होगा मेक समवन सेंड। बीट माने पीटना, पिटवाना का होगा मेक समवन बीट। तो पॉजिटिव वर्ब जनरल वर्ब से बन जाते हैं वर्ग की पहली शक्ल से, सिर्फ हम उसके पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं जिससे काम करवाते हैं उसका वो नाम, उसका नाम, और जो पॉजिटिव वर्ब है उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स सीखते हैं। मैंने यहाँ पे दो वर्ड माइंड और हेल्प का जुमले में इस्तेमाल आप लोगों को कोशिश की है बताने की। जैसे माइंड का एक माने तो होता है दिमाग होता है, जैसे टेक इट ऑफ योर माइंड, ये बात अपने जहन से निकाल दो। माइंड का दूसरा माना होता है एतराज़ करना, जैसे आई डोंट माइंड, मैंने आपकी बातों को एतराज़ नहीं किया। माइंड का एक और माना होता है जैसे माइंड द डॉग, कुत्ते से बचो, या माइंड द स्टेप, स्टेप माने क़दम होता है, देखभाल कर चलिए, देखभाल कर चलो। माइंड योर एज, अपने उम्र का ख्याल कीजिए। एक जुमला यहाँ पे है टुडे स्पीक योर माइंड मी, इसका मतलब ये हो गया कि आज अपने दिल की बात कह डालो। उसके बाद माइंड डैट यू डोंट फॉरगेट, ध्यान रहे कि आप भूल ना जाएं। तो इस तरह से माइंड के कुछ इस्तेमाल हैं। हेल्प माने जैसे हम जानते हैं हेल्प माने होता है मदद या मदद करना, जैसे हेल्प मी क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करने मेरी मदद कीजिए। और हेल्प जो है कांट हेल्प के साथ जो है इस्तेमाल होता है। फिर वर्ब की पहली शक्ल चौथी शक्ल जो आती है उसका माना चेंज हो जाता है, जैसे शी कांट हेल्प लाफिंग, वो हंसे बगैर नहीं रह सकती। वी कांट हेल्प स्पीकिंग, हम लोग बोले बगैर नहीं रह सकते। आई कुड नॉट हेल्प लुकिंग एट हिम, मैं उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह सका। तो इस तरह से ये माइंड और हेल्प का कुछ इस्तेमाल था। अब जो है कैन जो है ये मॉडल वर्ब है, इसका इस्तेमाल आप लोग पीछे सीख चुके हैं, इसको आप थोड़ा तफसील से देखते हैं। और अगर पहले मैंने कहीं बताया होगा तो फिर ये रिवाइंड हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। कैन माने जैसा कि हम जानते हैं सकना, है ना, कर सकते हैं। जैसे कैन आई टॉक टू योर फादर, क्या मैं आपके फादर से बात कर सकता हूँ। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये कैन का इस्तेमाल हुआ। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, इसका दो माना होता है, सका या सकता था। जैसे ही कुड किल मी, वो मुझे मार सकता था। और अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो आई कुडंट लिसन टू हिम, मैं उसकी बात सुन नहीं सका। तो ये तो कुड का हो गया। अब जो है कैन जो है अपने फॉर्म को चेंज करके अकेले भी और अलग वर्ब को यूज़ करके इसका माना अलग अलग इस्तेमाल इसके शक्ल में इस्तेमाल में आते हैं। जैसे देखिए कैन बी के साथ अगर वर्ब 3 लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इट कैन बी रिपेयर्ड, ये रिपेयर किया जा सकता है। इट कांट बी हेल्प्ड, इसकी मदद नहीं की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, कुड यू प्लीज़ जो है शाइस्ता दरख्वास्त के लिए जो होता है वो किसी से हम अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो कुड से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुड यू प्लीज़ टेल मी योर नेम, क्या आप अपना नाम मुझे बताएंगे। कुड आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया कुड से क्वेश्चन पूछने का, रिक्वेस्ट करने का। कुड हैव के बाद अगर आप V3 लगाएंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा किया जा सकता था। ये मैंने आप लोगों को बताया है, लेक्चर नंबर 10 में बताया है। कुड हैव मतलब होता है कई तरह के इसके इस्तेमाल होते हैं। तो V3 के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो मतलब मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। तो यहाँ देखिए इसको अब जुमले इस्तेमाल देखते हैं। आई कुड हैव
फ़ोन बट आई डिडंट वांट टू डू, मैं आपको फ़ोन कर सकता था लेकिन मैंने करना नहीं चाहा। इसी तरह से ही कुड हैव मूव्ड आउट व्हेन ही वाज 18 बट ही डिडंट वांट टू लीव हिज फैमिली, वो घर से बाहर जा सकता था जब वो 18 साल का था लेकिन उसने अपने फैमिली को छोड़ना नहीं चाहा। मतलब कि उसने क्या सिलेक्ट ये किया, ऑप्ट किया, रुकना किया। मतलब ये पास्ट के बारे में बताता है कि जो काम जो है किया जा सकता था लेकिन उसने नहीं किया। तो कुड हैव के बाद वर्ब की हम तीसरी शक्ल लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है हम मे का इस्तेमाल देखते हैं। मे का जो माना होता है, लफ्ज़ी माना होता है सकना होता है। तो मे का इस्तेमाल जो होता है इजाज़त के लिए होता है, दुआ या बद्दुआ और इम्कान के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जो हम आगे देखेंगे। जैसे मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। मे यू गेट वेल सून, अल्लाह करे आप जल्दी अच्छे हो जाए। ठीक है, ये मे हो गया। इम्कान में देखिए सिर्फ अगर मे का इस्तेमाल करते हैं, इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है। अब यहाँ मे के बाद बी का इस्तेमाल मैंने बताया है, जिसके बाद V3 भी इस्तेमाल होता है और V4 भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए कैसे इसका मीनिंग क्या चेंज होगा। द मैन मे बी पनिश्ड, उस आदमी को सज़ा हो सकती है। और अगर ये हो गया वर्ब 3, अगर वर्ब 4 लगाएंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा ही मे बी स्लीपिंग, शायद वो सो रहा होगा, शायद वो सो रहा है, हो सकता है वो सो रहा है। दे मे बी प्लेइंग, हो सकता है वो लोग खेल रहे हों। तो ये हो गया मे बी के बाद वर्ब की चौथी शक्ल। अच्छा, मे हैव के बाद अगर हम वर्ब की पहली शक्ल लगाएंगे टू के साथ, तो इसका मीनिंग हो जाएगा जैसे आई मे हैव टू राइट ए लेटर। आई मे हैव टू राइट ए लेटर का मतलब क्या होगा, मुझे ख़त लिखना पड़ सकता है। ठीक है, मे हैव के बाद वर्ब की तीसरी शक्ल लगाएंगे तो इसका मतलब होगा हो चुका होगा। जैसे शी मे हैव मिस द ट्रेन, उसकी ट्रेन मिस हो चुकी होगी। एक्चुअली ये मे हैव प्लस V3 ये वाला, या माइट हैव प्लस V3 को परफेक्ट इन्फिनेटिव भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, ये चीज़ हो गया होगा, गागेगी लगा रहता है, लेकिन ये एक्चुअली ये पास्ट में कोई काम हो गया होता है। ये भी कहा जा सकता है कि पास्ट में कोई काम सही था। जैसे इसको हम कह सकते हैं शी हैज़न्ट अराइव्ड येट, वो अब तक आई नहीं है। शी मे हैव मिस द ट्रेन, ट्रेन उसकी छूट गई होगी। या हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट वाज द नॉइज़ कैसा था, तो इसका जवाब होगा इट माइट हैव बीन एन एरोप्लेन। ये एक एरोप्लेन हो सकती है, होगी, मतलब एरोप्लेन गुजरी होगी जिसकी आवाज़ हम लोग ने सुना है। तो ये हो गया मे का इस्तेमाल। मे का जो है फिर हम इस्तेमाल देखते हैं। ये लगता है कि ये एक मिनट, सॉरी, ऐसा लगता है कि ये नहीं, ठीक है, ठीक है। ये मे का इस्तेमाल जो है मे और माइट हैव बीन अगर हम लगाएंगे अगर, और तो उसके बाद V3 लगाएंगे तो उसका मीनिंग होगा हो सकता है, शायद हो गया होगा। ही मे या माइट हैव बीन टायर्ड, हो सकता है कि वो थक गया होगा। सो ही डिड नॉट कम टू द ऑफिस, इसलिए वो ऑफिस नहीं आया। हो सकता है या शायद हो गया होगा। इसको एक जुमला और मैं बताता हूँ, ही मे हैव बीन किल्ड इन द वार, है ना, ये प्रोबेबिलिटी बताता है इम्कान को। हो सकता है कि वो लड़ाई में मारा गया होगा। चलिए, मे हैव बीन के बाद हम V4 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। V4 का इस्तेमाल जब होता है तो इसका मतलब ये होता है हो सकता है कि, है ना, जैसे आई मे हैव बीन टेकिंग ए बाथ व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे कॉल किया तो हो सकता है कि मैं नहा रहा हूँगा। तो ये भी जो है प्रोबेबिलिटी को बताता है, उससे भी खुद नहीं कि उसी वक्त फ़ोन आया था, हो सकता है फ़ोन बाद में भी आया हो। लेकिन ये मे हैव बीन के साथ V3 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और V4 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। या इसका एक और इस्तेमाल देखते हैं, दे माइट हैव बीन गोइंग ऑन, दिस माइट हैव बीन गोइंग ऑन फॉर 20 ईयर्स, ये शायद 25 साल से जारी है। तो इस तरह से ये मे हैव बीन का या माइट हैव बीन का इस्तेमाल है। अच्छा, ये एक मुहावरा है मे एज़ वेल, माइट एज़ वेल ही बोलते हैं। मे मतलब कि माइट या मे एज़ वेल जो होता है ये कुछ करने का मशवरा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए इसके मीनिंग से आप समझ जाएंगे, यू माइट एज़ वेल वॉक देयर, तुम भी वहाँ चल सकती हो, तुम भी वहाँ चल सकते हो, वॉक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब भी का इस्तेमाल करेंगे, जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पर हम कुछ करने के लिए बेहतर है। जैसे आई मे एज़ वेल टेक टी, मैं भी चाय ले सकता हूँ। जैसे अगर चाय आए अगर, तो वहाँ पर तबीयत मुझे भी कर रही है करने की, तो मैं कह सकता हूँ कि आई माइट
एज वेल टेक टी, या यू माइट एज वेल टेक, तुम भी चाय ले सकते हो, कोई बात नहीं, ले लो चाय पी लो, यहाँ ये मतलब हुआ। शी में एज विल गो, वो भी जा सकती है, कहीं जाने का प्रोग्राम बन रहा है तो हमने इसके बारे में कहा कि वो भी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है जाने में, तो इस तरह से मे एज वेल का इस्तेमाल करते हैं। और मे बी एबल टू, ये सिंपल है, आई मे बी एबल टू गेट देयर, मैं वहाँ जाने के काबिल हो सकता हूँ, मैं वहाँ पहुँचने के काबिल हो सकता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे जो मैंने पीछे आप लोगों को मे हैव, माइट हैव, वुड हैव, और उसके बाद V3 होगा, तीनों का एक ही माना होता है, हो चुका होगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है। जब हम मे हैव का इस्तेमाल करते हैं V3 के साथ, ये स्ट्रॉन्ग इम्कान होता है, बहुत ज़्यादा इम्कान, या और माइट हैव के साथ V3 लगाते हैं उससे कुछ कमज़ोर, और वुड हैव का लगाते हैं तो ये निश्चित तौर पे वो काम करने का इम्कान होता है। जैसे देखिए, शी मे हैव मिस द ट्रेन, उसकी ट्रेन छूट गई होगी, ये बहुत इम्कान है, पूरा इम्कान है कि उसकी ट्रेन छूट गई होगी। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई मे हैव फिनिश दिस वर्क, इस महीने के आखिर तक मैं ये काम कर चुका हूँगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई माइट हैव फिनिश द वर्क, इस महीने के अंत तक मैं काम कर चुका हूँ, ख़त्म कर चुका हूँगा। और इसका माना भी वही है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई वुड हैव बीन फिनिश द वर्क, इस महीने के आखिर तक मैं इस काम को ख़त्म कर चुका हूँगा। तो ये जो तीनों यहाँ पर जुमला है, इस तीनों में इसमें स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, इसमें वीक पॉसिबिलिटी है, और इसमें सर्टेनिटी है। अब हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब मशरूत जुमलों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता दूं, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत जल्द समझ जाएंगे। देखिए, मशरूत जुमले जो होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो है 4 हमने सेंटेंसेस लिया है। अगर आप बारिश में खड़े होते हैं तो आप भीग जाते हैं, एक ये हो गया। इसमें हम 100% हक़ाइक़ की बात करते हैं कि आप भीगेंगे ही जब बारिश में खड़े होंगे तो। दूसरा, अगर बारिश होती है आप भीग जाएंगे, तो इसमें मुस्तक़बिल में कुछ होने का अंदाज़ा लगता है जिसका होना मुमकिन है, 50%, 60%, 70%। अगर बारिश होती है तो भीग जाएंगे, बारिश शुरू नहीं हुई है। अगर बारिश हुई तो आप भीग जाएंगे, भीग जाते, अगर बारिश हुई तो आप भीग जाते। तो यहाँ पर जो है मौजूदा या मुस्तक़बिल ज़माने में फ़र्ज़ी बात करने के लिए फ़र्ज़ी शर्त और फ़र्ज़ी नतीजा। और चौथा है, अगर बारिश हुई होती तो आप भीग जाते, यानी कि ना तो बारिश हुई ना आप भीगे, ये पास्ट की बात को बताने के लिए इम्पॉसिबल कंडीशन होता है। तो 4 तरह के शर्तिया जुमले होते हैं, जो अब हम आगे फिर आपको बताएंगे तो आप समझेंगे। इसे इतना है, देखें, इसका इंग्लिश आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो बाद में देख लीजिएगा। देखिए, मशरूत जुमले आखिर होते क्या, इन जुमलों में क्या होता है, एक शर्त पाई जाती है और एक उसका जो रिज़ल्ट होता है उसका एक मुमकिन नामुमकिन है ना हालत का ज़िक्र मिलता है। तो मशरूत जुमला जुमले की एक ऐसी किस्म है जो एक शर्त और उसका नतीजा बयान करती है। मतलब जो 2 पार्ट होंगे उस जुमले के, एक में शर्त होगा और दूसरे में नतीजा होगा। तो शर्त वाला जुमला जो होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। मैंने आपको बताया था सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें इफ़, व्हाट वगैरह लगा करके जुमला स्टार्ट होता है और डैट लगा के स्टार्ट होता है, और नतीजा जो होता है वो मेन क्लॉज होता है। मुनहसर क्लॉज जो है पूरी तरह मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है। अब देखिए, मशरूत जुमले के जैसा कि मैंने बताया कि 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो होता है वो इफ़ क्लॉज कहलाता है, वो इफ़ से स्टार्ट होता है जो सबऑर्डिनेट होता है, और दूसरा जो होता है वो रिजल्ट क्लॉज यानी मेन क्लॉज। जैसे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इफ़ यू स्टैंड इन द रेन, अगर आप बारिश में खड़े होते हैं, अगर आप बारिश में खड़े होते हैं जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, तो इसलिए ये सबऑर्डिनेट है। इसका इन्हिसार पूरे पूरे जुमले का मुकम्मल मफ़हूम समझने के लिए हमें ये मेन क्लॉज को जानना होगा। यू गेट वेट, आप भीग जाते हैं। तो इस तरह से 2 हिस्से हुए, एक हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें इफ़ लगा हुआ होता है, और दूसरा हो गया जो इसका रिजल्ट निकलता है वो कंप्लीट सेंटेंस होता है, वो मेन क्लॉज कहलाता है। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, यू विल गेट वेट, आप भीग जाते हैं, या बारिश होगी तो आप भीग जाएंगे। इफ़ इट रेन्ड, अगर बारिश होती, यू वुड गेट वेट, आप भीग जाते। इफ़ ही हैड स्टडीड हार्डर, अगर वो मेहनत किया हुआ होता, हार्डर क्या होता, ही वुड हैव पास, वो एग्ज़ाम पास किया होता। ये जो है इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है, अगर वो मेहनत किया होता तो पास हो गया होता, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। आप इसकी चाहे तरतीब बदल सकते हैं, जैसे यहाँ जो है इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट, तो हम कह सकते हैं यू गेट वेट इफ़ यू स्टैंड इन द रेन। मतलब रिज़ल्ट क्लॉज को पहले ले आइए और मेन क्लॉज को बाद में ले आइए, लेकिन ध्यान रहे 2 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। पहला ध्यान ये रखना है कि मैंने आपको पिछले भी किसी लेक्चर में बताया है कि जब भी आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज इस्तेमाल करेंगे, इस मशरूत जुमलों में सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इफ़ है, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज के बाद कॉमा का इस्तेमाल ज़रूर। देखिए अब 4 सेंटेंस में हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है।
और दूसरा कंडीशन ये रखना है कि जब आप तरतीब पलटेंगे तो यहाँ पर जो है कॉमा का इस्तेमाल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि ये इफ़ के साथ ये पर तरतीब चेंज होगा। यू गेट वेट, इफ़ यू गेट वेट यू स्टैंड इन द रेन, नहीं, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। इफ़ के साथ ये आ गया इस तरफ और यू गेट वेल आ गया इस तरफ, तो आप इसकी तरतीब चेंज कर सकते हैं इन 2 शर्तों के साथ। मशहूर जुमलों की बनावट, जैसा कि मैंने बताया कि उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है इफ़ और के साथ कंडीशन लगा होता है, दूसरा जो होता है वो रिज़ल्ट होता है। जैसे इफ़ ही हैड स्टडीड हार्डर, अगर वो ज़्यादा मेहनत किया हुआ होता, ही वुड हैव पास्ड एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पास कर गया होता। आप इफ़ को व्हेन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। व्हेन सम पीपल सिगरेट व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट, जब लोग सिगरेट पीते हैं, देयर हेल्थ सफ़र्स, उनकी सेहत मुतासिर होती है। और अगर आप इसका तरतीब अगर इसके बदलना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर कॉमा लगाया है तो तरतीब बदले, ये पर्पल कलर का जो है ये तरतीब रेड कलर का है, जिससे आप देख सकते हैं ही वुड हैव पास द एग्ज़ाम, इस पूरे को पूरे उठा के इधर ले आए, कॉमा हटा दिए है। इफ़ ही हैड स्टडीड हार्डर, यहाँ पर डी लिखना है, इफ़ ही हैड स्टडीड हार्डर। या पीपल हेल्थ सफ़र्स, यहाँ पर देयर है तो पीपल लगाना पड़ा क्योंकि सब्जेक्ट पहले बताना होगा। पीपल हेल्थ सफ़र्स व्हेन दे स्मोक सिगरेट। तो मशहूर जुमलों की आम बनावट ये हुई कि इफ़ या व्हेन के साथ एक कंडीशनल सेंटेंस होता है जो सबऑर्डिनेट होता है, उसके बाद कॉमा लगता है। अगर वो शुरू में आता है तो, बाद में आता है तो मेन क्लॉज पहले आता है तो कॉमा नहीं लगाएंगे। और एक रिज़ल्ट वाला सेंटेंस होता है जो मेन क्लॉज होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने जो सबसे पहले शुरू किया था, इसमें आपको मैंने 4 तरह के कंडीशन बताए थे। ध्यान से यहाँ देखिए, मैं इसको फिर लेके आता हूँ। यहाँ पर 4 तरह के जुमले हैं, इसलिए मैंने शुरू में क्यों नहीं डिफ़ाइन किया कि देखिए वो चीज़ मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको। फिर आप जब लौट करके इस पे आएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। देखिए मशहूर जुमले 4 तरह के होते हैं। पहला तो ये होता है जो मैंने बताया था कि 100% हक़ाइक़ की बात होती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि वो चीज़ जो हम जो शर्त करते हैं जो होता है वो होता है, जो बात कहते हैं उसका नतीजा होता है। जैसे यहाँ पर जो है एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैंने 2 चीज़ें की, एक तो मैंने कलर से किया है और दूसरा अंडरलाइन किया है। तो जो कलर किया है वो इफ़ वाला कलर जो रेड से है वो आपका शर्तिया से क्लॉज है, इफ़ क्लॉज है, और जो पर्पल से है वो मेन क्लॉज है, रिजल्ट क्लॉज है। दूसरी चीज़ कि मैंने जो अंडरलाइन किया है वो आपका टेंस शो कर रहा है, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन मैं आगे इसको फिर डिफ़ाइन करूँगा। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट, अगर आप बारिश में खड़े होते हैं आप भीग जाते हैं। तो ये जो शर्त है ये 100% हक़ाइक़ है, कोई भी बारिश में जाएगा तो भीगेगा ही। इसी तरह से नीचे हम जैसे बढ़ते हैं ना, ये शर्त थोड़ा टफ होता जाता है और जो उसका रिज़ल्ट है वो 100% से घटते घटते 0% आ जाता है। जैसे 0 कंडीशन होता है, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, होगा तो होगा ही, इसलिए 100% इसका रिज़ल्ट आता है। दूसरा जो होता है इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, कुछ अंदाज़ा हम लगाते हैं जिसका होना मुमकिन है, ये 50% से 90% से इसका मुमकिन है। अगर बारिश होती है यू विल गेट वेट, अभी जाएंगे। जैसे मान लें कि बरसात का महीना है और कोई शख्स जाना चाह रहा है तो इस जुमले को हम बोलेंगे, देखो बाहर मत निकलो, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है या बारिश होगी, यू विल गेट वेट, आप भीग जाएंगे। तो इसका 2 तरह से हम बोल सकते हैं, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, यू विल गेट वेट, आप भीग जाएंगे, या अगर बारिश होगी आप भीग जाएंगे। दोनों कंडीशन में ये, इसमें पहले वाले इफ़ क्लॉज में विल का इस्तेमाल नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, जो मैंने अंडरलाइन किया है। तो इसमें गुंजाइश होती है 50 से 90% का। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो इसमें गुंजाइश बहुत ख़त्म हो जाती है, 10% ही गुंजाइश होती है। मौजूदा या मुस्तकबिल ज़माने में फ़र्ज़ी शर्त फ़र्ज़ी नतीजा न, मतलब इफ़ इट रेन्ड, अगर बारिश होती, यू वुड गेट वेट, आप भीग जाते, ठीक है। बारिश हुई नहीं, आप भीगे नहीं, ठीक है। एनीवे अगर होती तो। और तीसरा कंडीशन जो है इसका सिफर नतीजा होता है, और ये माजी की बात को बताने के लिए बताया जाता है, जो आप बदल नहीं सकते, माजी की बात को बदल नहीं सकते, इसलिए इसको इम्पॉसिबल कंडीशनल भी कहते हैं। इफ़ ही हैड स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास द एग्ज़ाम, अगर वो सख्त मेहनत किया होता वो एग्ज़ाम में पास हो गया होता। तो मतलब कि न तो वो हार्ड स्टडी किया और ना पास हो सका क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, ये पास। तो जैसे जैसे हम अगले शर्तों में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नतीजे का इम्कान जो है 100% से होते हुए 0% तक चला जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इसी जुमले में देखें, जैसे जैसे आप टफ़ कंडीशन में, टफ़ रिज़ल्ट में आते जाते हैं, माइनस रिज़ल्ट आते जाते हैं, वैसे वैसे टेंस भी आगे बढ़ता जाता है। जैसे देखिए इसमें दोनों टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये पास्ट है तो ये भी पास्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल पास्ट है तो इसमें सिर्फ वुड से काम चल गया, और ये पास्ट परफेक्ट है तो ये वुड हैव लग गया इसमें। तो यहाँ पर इसको आप टेंस का ध्यान दीजिए, आगे मैं फिर बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं फिर बताता हूँ। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वुड के साथ, पास्ट परफेक्ट वुड हैव के साथ। ठीक है, तो ये आगे देखिए और क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इस इस पॉइंट को समझ जाएंगे ना, तो शर्तिया जुमला बिल्कुल आपको चुटकियों में आपका हल हो जाएगा। देखिए अब सारे कंडीशनल को अलग अलग बता। ज़ीरो कंडीशनल मतलब इसका जो कंडीशन है वो सिफर है, नतीजा 100% है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि दो पार्ट होंगे, तो पहले पार्ट को मैंने रेड से किया है जो इफ़ क्लॉज है, दूसरे पार्ट को मैंने पर्पल कलर से किया है जो रिजल्ट क्लॉज है। और चूँकि मैंने इफ़ को पहले लिया है इसलिए हमने कॉमा सब में लगाया है। ये एक जनरल ट्रूथ को बताता है, ये बताता है जो सिचुएशन जो पार्टिकुलर थिंग के साथ या एक्शन के साथ हमेशा होती है। जैसे अगर हम पानी गर्म करेंगे तो ये पानी उबलेगा। तो ये जो क्लॉज होता है, ज़ीरो कंडीशनल वाला जो सेंटेंस होता है शर्तिया जुमला, ये जो होता है डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। हाँ, ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, इसकी वजह यह है कि इसका नतीजा गारंटेड है, वो होगा, वही होता है। शर्तिया जुमला है लेकिन 100% नतीजा है। अब देखिए मैं इसको आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ वन बाय वन। इफ़ प्लांट डोंट गेट इनफ वाटर दे डाई, अगर पौधों को इनफ पानी नहीं मिलता है वे मर जाते हैं। व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स, जब लोग सिगरेट पीते हैं, देयर हेल्थ सफ़र्स, उनका हेल्थ मुतासिर होता है। तो ये शर्त है, पिएंगे तब मुतासिर होगा, लेकिन होगा अगर पिएंगे तो, इसलिए ज़ीरो कंडीशन में आते हैं। और दोनों तरफ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। ये मैंने इसमें टेंस को अंडरलाइन नहीं किया है, कर देता तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आता। इफ़ पीपल आर टॉकिंग ऑल द टाइम आई कांट कंसिडर, अगर लोग हर वक्त बात करते रहते हैं तो मैं तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकता हूँ। ये हमारी आदत है, हमारे साथ यही होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद व्हेन बेबीज़ आर हंगरी, जब बच्चे, मैंने कहा कि कभी कभी आप व्हेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। व्हेन बेबीज़ आर हंगरी दे क्राई, जब बच्चे भूखे होते हैं वो चिल्लाते हैं। तो इसके जुमलों की आप साख्त पर ध्यान दीजिए। जुमले की साख्त क्या है कि इसका जो है, देखिए इसको मैं फिर से बताता हूँ। प्लांट डोंट गेट, पीपल स्मोक, पीपल, इफ़ पीपल आर टॉकिंग, ये भी प्रेजेंट ही में है। इफ़ पीपल आर टॉकिंग, इफ़ पीपल टॉक ऑल द टाइम होना चाहिए एक्चुअली। इफ़ पीपल टॉक ऑल द टाइम, व्हेन बेबीज़ आर हंगरी, तो ये जो है पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और दे डाई, देयर हेल्थ सफ़र्स, कांट कंसनट्रेट, देख रहा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने लेक्चर 5 में पेज नंबर 206 पे बताया है। उसको अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अब जो है ये दूसरा जो है फर्स्ट कंडीशनल है। इसमें जो है ये पहले जो मशहूर जुमले हैं इसमें नतीजा 50% से 90% होता है, और ये हकीकी वाक़े की वजाहत करते हैं, लेकिन ये नतीजे गारंटेड नहीं होते हैं, है ना। मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन गारंटेड नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे है, इसमें भी सेम है। पहला शर्त क्लॉज है, दूसरा नतीजा क्लॉज है। शर्त क्लॉज जिसको इफ़ क्लॉज भी बोलते हैं। अगर मुझे ट्रेन छूट गई, यानी मेरी ट्रेन छूट जाएगी, तो मैं बस पकड़ लूँगा। इफ़ आई मिस द ट्रेन आई विल टेक द बस। छूट गई तो मैं निकला हूँ, लेकिन नतीजा है मुझे उम्मीद है कि मुझे ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन अगर छूट गई तो मैं जो है बस पकड़ लूँगा। ये जो है शर्तिया जुमला है, अगर और तो। उसके बाद इफ़ यू टेक सम मेडिसिन यू विल फील बेटर, जैसे कोई शख्स बीमार है तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेडिसिन लेंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। पहला सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, दूसरा जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। इफ़ इट डज़ नॉट रेन टुमारो, अगर कल बारिश नहीं होती है, वी विल गो टू पिकनिक, हम लोग पिकनिक जाएंगे। मतलब बरसात का मौसम है तो बारिश का इम्कान है, बारिश होगी अगर तो हम लोग कल पिकनिक, बारिश नहीं होगी तो हम लोग पिकनिक जाएंगे। तो ये जो है इसका जो हम ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में दो तरह से। इफ़ आई मिस द ट्रेन, अगर मेरी ट्रेन छूट जाएगी मैं बस पकड़ लूँगा। दोनों में गागेगे लगा सकते हैं उर्दू में। या अगर मेरी ट्रेन छूट जाती है, अगर मेरी ट्रेन छूट गई, ये भी बोल सकते हैं। अगर आप कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, अगर आप कुछ मेडिसिन ले लोगे, दोनों बोल सकते हैं। इफ़ इट डज़ नॉट रेन टुमारो, अगर कल बारिश नहीं होती है या अगर कल बारिश नहीं होगी, दोनों तरह का जुमला बोल सकते हैं। तो इसमें जो है इसका जो इफ़ क्लॉज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और इसका जो नतीजा क्लॉज होता है, रिजल्ट क्लॉज जो होता है,
तो वो होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर आप स्ट्रक्चर के तरतीब को बदलना चाहते हैं तो भी इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। जैसे इस यू विल फील बेटर इफ़ यू टेक सम मेडिसिन करके आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको। लेकिन ऐसी सूरत में फिर यू विल फील बेटर के बाद कॉमा लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब जो है फर्स्ट कंडीशनल जो है इसका एक अल्टरनेट स्ट्रक्चर भी है। मैंने अभी आपको बताया ना कि पहला जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, विल के साथ वी की पहली शक्ल होती है, वही तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो आप विल के जगह पर कैन, कुड और माइट भी लगा सकते हैं चाहे तो, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए सॉरी मैं देखता हूँ, ये चलिए ये ठीक हो गया। अब इसमें कुछ नीचे चला गया है। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, ही विल कैंसिल द ट्रेन, वो ट्रेन कैंसिल कर देगा, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। सॉरी, ही विल कैंसिल द मीटिंग, वो मीटिंग कैंसिल कर देगा, ये हम तो पीछे पढ़ चुके हैं। इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप हार्ड मेहनत करोगे, यू कैन पास द एग्ज़ाम, यू कुड पास द एग्ज़ाम, यू मे पास द एग्ज़ाम, यू विल पास द एग्ज़ाम, ये आप चारों लगा सकते हैं, ठीक है। इफ़ आई डोंट कम टू द मीटिंग, मीटिंग नीचे आ गया है, अगर मैं मीटिंग में नहीं आता हूँ, ही माइट नॉट सपोर्ट, वो मेरा सपोर्ट नहीं करेगा। ही विल नॉट सपोर्ट भी लिख सकते हैं, ही कैन नॉट सपोर्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ही माइट नॉट सपोर्ट भी आप इस्तेमाल, ये तो माइट नॉट सपोर्ट यहाँ पर है हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं। फर्स्ट कंडीशनल जो होता है इसका एक और अल्टरनेट स्ट्रक्चर है, वो मैंने आप लोगों को किसी लेक्चर में बताया है, अनलेस का इस्तेमाल मैंने बताया, अगर आपके जहन में होगा तो वहाँ आप देख सकते हैं। देखिए ये तो हम जानते हैं, इफ़ आई डोंट कम टू द मीटिंग, अगर मैं मीटिंग में नहीं आता हूँ, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है सिर्फ इफ़ नॉट के साथ है। अगर निगेटिव वाला सेंटेंस होगा तो ही ये स्ट्रक्चर इसको यहाँ पे समझिए। इफ़ आई डोंट कम टू द मीटिंग, अगर मैं मीटिंग में नहीं आता हूँ, ही माइट नॉट सपोर्ट, वो मेरा सपोर्ट नहीं करेगा। या इसमें इसको पहले ले आएंगे, ही माइट नॉट सपोर्ट अनलेस आई डोंट कम टू द मीटिंग, वो मेरा सपोर्ट नहीं करेगा जब तक मैं मीटिंग में ना आ जाऊँ। तो ये अनलेस से आप इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से। इफ़, ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये हमने पीछे बताया है। इफ़ आई डोंट सेव मनी, अगर मैं पैसा नहीं बचाता हूँ, आई विल नॉट गो ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी के दिन छुट्टी मनाने नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। और इसको अगर अनलेस कहिए तो ये आई विल नॉट को पहले ले आएंगे, जो आई वॉन्ट ही बोल सकते हैं, आई वॉन्ट गो ऑन हॉलीडे, मैं हॉलीडे पे नहीं जाऊँगा अनलेस आई सेव मनी, जब तक कि मैं पैसा नहीं बचा पाता हूँ, ठीक है। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, आई विल टेक माई अम्ब्रेला, मैं छाता ले लूँगा। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने इसको चेंज करके आई विल टेक माई अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, तो ये जो यहाँ पर इन केस का इस्तेमाल है, यहाँ पर ये अनलेस से थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए हम हम बाहर जा रहे हैं और छाता लेकर जा रहे हैं, हर हाल में बारिश हुई तो भी, बारिश नहीं हुई तो भी, तो ऐसे सूरत में इन केस का इस्तेमाल करते हैं। जब विल का इस्तेमाल करेंगे, इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब कि बारिश होगी तो लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे। लेकिन बोथ केस में जब लेना है तो इन केस, जैसे देखिए आई विल टेक माई अम्ब्रेला, मैं अपना छाता ले लेता हूँ, इन केस कहीं बारिश हो जाए, कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं बारिश हो जाए, तो इसलिए मैं छाता ले लेता हूँ, बारिश हुई तो भी ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक। तो इन केस का इसमें डिफरेंस को समझने की। अभी तक आप लोग दो शर्तिया जुमलों से पूरी तरह से वाक़फ़ियत हासिल कर चुके हैं, ज़ीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल। एक में 100% रिज़ल्ट होता है और दूसरे में जो होता है वो इम्कान 50% हो जाता है। यहाँ पर एक अहम पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं, जैसे एक ही बात को हम दो तरह के शर्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ीरो कंडीशनल में भी, फर्स्ट कंडीशनल भी। जैसे इफ़ यू लीव द मिल्क आउटसाइड इट स्पॉइल्स, अगर आप दूध को बाहर रखते हैं, छोड़ते हैं, ये ख़राब हो जाता है। इफ़ यू लीव द मिल्क आउटसाइड, यहाँ पे लिख लीजिए, इफ़ यू लीव द मिल्क इट विल, या इट कैन या इट कुड, जो भी हो, स्पॉइल, अगर आप दूध बाहर रखते हैं तो ये स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? मैंने बताया था कि इसमें तो 100% नतीजा होता है, इसमें 50 से 90% नतीजा होता है। तो ऐसा क्यों? दोनों एक ही तरह का, दोनों ऐसा शर्त क्यों है? तो इसको अभी जस्ट आप समझेंगे। इसी तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं, इफ़ इट रेन्स इट द ग्राउंड गेट्स वेट, बारिश होती है तो ग्राउंड जो है भीग जाता है, सही है 100%। इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड विल गेट वेट, अगर बारिश होती है ग्राउंड भीग जाएगा, तो ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों? दोनों जुमले दुरुस्त हैं, मगर कैसे? होता क्या है कि यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया है ये वाला पॉइंट, ये जो है हमेशा जो होता है, हम उस बात को कह रहे हैं जो हमेशा होता है, ये कह रहे हैं कि अभी जो होने वाला है।
यहाँ पर अगर आप दूध को बाहर छोड़ेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, मतलब इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। यहाँ पर ये जो है ये हमेशा जो होता है वो बताना मेरा मकसद है, और यहाँ पे पार्टिकुलर इस टाइम में जो होने जाए होगा वो उस चीज़ को हम बताया है आपको पार्टिकुलर इस टाइम के लिए, इसलिए फर्स्ट कंडीशनर का इस्तेमाल किया गया। दो तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो है सेकंड कंडीशनल, जिसमें आप नतीजा जो होता है वो घट करके 10% से 50%, 10% ही रखिए। ये जो होता है ये एक तरह का हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है या अनरियलिस्टिक इवेंट्स होता है जो कभी होता नहीं है आमतौर से, ठीक है। इसमें अब जो है टेंस भी चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट से आकर के अब ये पास्ट में आ गई है। आपके दोनों दो कंडीशनल जो हैं सेकेंड और थर्ड, इसमें दोनों में पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। इफ़ आई वर बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता। यहाँ पर आई के साथ वर का इस्तेमाल हुआ है, ही के साथ होता तो भी वर का इस्तेमाल होता, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इफ़ यू बाउट अ न्यू बाइक, अगर आप नई बाइक ख़रीदते, यू वुडंट हैव टू वॉक, आपको चलना नहीं पड़ता, आप नहीं चलते। इफ़ शी फेल शी वुड गेट हर्ट, अगर वो गिर जाती तो उससे चोट लग जाती। तो इस तरह के जुमलों की बनावट जो होता है इफ़ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट होता है, और दूसरा भी जो होता है वो भी पास्ट इंडेफिनिट ही होता है, लेकिन कुड और वुड के साथ, है ना। कुड और वुड के बाद वर्ब की पहली शक्ल लगती है, ठीक है। यहाँ ध्यान दे रहा है कि आप इसके स्ट्रक्चर को भी आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। अब जो है थर्ड कंडीशनल जो है, थर्ड कंडीशनल को एक्चुअली इम्पॉसिबल कंडीशनल भी कहते हैं, क्योंकि एक तरह का ख्यालाती और तस्वुराती हालत है और उस चीज़ को बताने के लिए किया जाता है। ये एक्चुअली माजी के बारे में होता है और माजी को बदला नहीं जा सकता। कभी कभी माजी में कोई चीज़ हम नहीं कर सके, उसका अफसोस का इजहार करने के लिए, पछतावा जाहिर करने के लिए भी होता है। देखिए पहला कंडीशन जो है वो भी गैर हकीकी, जो रिज़ल्ट है वो भी गैर हकीकी। इफ़ आई हैड नॉट फॉलन, अगर मैं नहीं गिरता, आई कुड हैव वन द रेस, मैं दौड़ जीत लेता, तो मैं दौड़ जीत लेता। यहाँ पे वो गिर गया, नहीं जीता, वाक़या गुजर गया, अगर नहीं गिरता तो जीत जाता, ठीक है। इफ़ यू डोंट लाई टू मी बिफोर, अगर तुम मुझसे पहले नहीं बोले होते, आई वुड हैव बिलीव यू, मैं तुम पे यकीन कर लेता। तो यहाँ पर जो है इस टाइप की बनावट जो है इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट लगता है और रिजल्ट में भी पास्ट परफेक्ट लगता है, कुड वुड हैव के साथ वर्ब की तीसरी शक्ल लगती है। देखिए मशहूर जुमलों को एक बार और समझने के लिए बहुत जल्दी ज़ीरो कंडीशनल फर्स्ट सेकंड थर्ड को समझिए। एक ही एग्जांपल है, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हम वहाँ वक्त पर पहुँच जाते हैं, ये हमेशा होता है। अगर हम गाड़ी चलाएं तो वहाँ वक्त पर पहुँच जाएंगे, चलाएंगे तो पहुँचेंगे, नहीं चलाएंगे तो नहीं पहुँचेंगे। अगर हम गाड़ी चलाते तो वहाँ वक्त पर पहुँच जाते हैं, ना हमने गाड़ी चलाई और ना वहाँ वक्त पर पहुँचे। अगर हम गाड़ी चलाते तो वहाँ वक्त पर पहुँच चुके होते, यानी ये बात गुजर चुकी है जो अब पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इस तरह के जुमले जो है ये चार तरह के मशहूर जुमले होते हैं। इसको आप लोग देखिए यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर जो है जो मैंने पीछे बताया है, कौन कौन किस किस टेंस का इस्तेमाल होता है, बहुत ही आसान है। इसमें प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, सिंपल पास्ट वुड के साथ, और पास्ट परफेक्ट वुड हैव के साथ। उसके बाद एक और आता है फ्यूचर क्लॉज टाइम, जिसको क्लॉज कहते हैं। इसमें प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर टाइम क्लॉज जो है ये एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, जिसमें व्हेन, एज सुन एज, बिफोर, व्हाइल, अनलेस वगैरह का इस्तेमाल होता है। ये जो होता है प्रेजेंट टेंस में जो है कोई बात करने के लिए, और उसका एक्शन और इवेंट जो है वो फ्यूचर टेंस में होगा। दो बातें होती है। इसका जो है प्रेजेंट टेंस में कोई चीज़ मतलब ये करने के लिए बात शर्त है, और उसका नतीजा जो है वो फ्यूचर में होगा। इसे देखिए, इसको देखते हैं। व्हेन आई फिनिश दिस बुक, जब मैं इस किताब को ख़त्म कर लूँगा, आई विल गो टू बेड, मैं बेड पे जाऊँगा। ये प्रेजेंट में है, आई फिनिश प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट। एज सुन एज या वंस यू अराइव, इसमें एज सुन एज वंस भी होता है। एक बार जब आप आ जाएंगे, कॉल मी, मुझे कॉल कर लीजिए। या एक दफ़ा आप आ जाए, आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट में जाऊँगा। बिफोर यू कम, आप अपने आने से पहले प्लीज़ कॉल मी, मुझे कॉल कर लीजिए, या यू शुड कॉल मी, आप मुझे कॉल कर लें। वाइल आई वेट फॉर द बस, जब तक मैं वेट करता हूँ, आई विल ड्रिंक माई कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, पी लूँगा, या मैं आपसे बात कर लूँगा। अनलेस आई फाइंड ए जॉब, जब तक कि मुझे जॉब नहीं मिल जाती, आई विल स्टे विथ माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ रुका रहूँगा। तो देखें ये इस तरह से भी। अब हम आप लोगों को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बताएंगे, जिसे उर्दू में मुतलक और गैर मुतलक अफ़आल कहते हैं। आपने देखा कि ये पूरा जो जितना ही मैंने लेक्चर आपको बताया अभी तक, सारा का सारा खेल जो है वो सारा का सारा वर्ब पे है। तो
हमने वर्ब की जो भी अक़साम पढ़ी है अभी तक, वो सारे के सारे एक्चुअली फाइनाइट वर्ब्स थे। तो अब मैं आप लोगों को नॉन फाइनाइट वर्ब बताऊंगा। देखिए वर्ब को ये जस्ट एक है, इसको किसी चीज़ को याद करने की जरूरत है, सिर्फ समझना है। देखिए वर्ब के जो मेन दो अक़साम होते हैं वो होते हैं एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर फाइनाइट के दो हिस्से हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब के दो हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने आपको इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बताया, ज़रूरत महसूस नहीं की। ट्रांजिटिव वर्ब एक्चुअली होता क्या है कि जिसमें जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आई ईट मैंगो, तो यहाँ पर आई ईट अ मैंगो, यहाँ पर ईट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। और इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आई स्लीप, मैं सोता हूँ, तो यहाँ पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो सोना जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है ये फिर 4 तरह के होते हैं, हैव फॉर्म, हैव, हैड, डू फॉर्म, डू, डज, डिड। मॉडल जो मैंने बहुत डिटेल से बताया आप लोग को, कैन, कुड, विल, वुड। और बी फॉर्म, एम इज़ आर, वाज वर, बी, बीन, बीइंग। तो ये अब तक मैंने जो आप लोग बताया है जितना भी, वो सारा का सारा आप लोगों को मैंने फाइनाइट जो वर्ब बताया वो सारे के सारे फाइनाइट वर्ब्स थे, इसलिए इस पर हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग एक बहुत स्पेशल किस्म होती है वर्ब की, जो वर्ब होते हुए भी वर्ब नहीं होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि फाइनाइट माने होता है महदूद, नॉन फाइनाइट ला महदूद, ला मुतनाही। तो ये क्यों होता है, इसका नाम ये क्यों रखा गया, वो हम लोग आगे देखेंगे। इसमें 3 चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, जेरेंट पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, पार्टिसिपल पढ़ेंगे, और फिर पार्टिसिपल के फिर 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल नीचे छिप गया है। तो सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझते हैं। ये फाइनाइट वर्ब को सिर्फ आप इसको पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि हम लोग फाइनाइट वर्ब पूरा अब तक फाइनाइट वर्ब ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आपने टेंस में देखा ना कि फाइनाइट वर्ब जो है वो टेंस के हिसाब से चेंज होता है। जैसे आई एम गोइंग है ना, आई एम गोइंग हो गया, आई हैव गॉन हो जाएगा, आई हैव के साथ गोइंग नहीं लगता, तो वो फाइनाइट वर्ब था, गो, गोइंग, गॉन, क्योंकि वो टेंस के साथ, ही के साथ हैज़ लगता है, दे के साथ है लगता है। तो ये जो है ना, एक फाइनाइट का मतलब होता है मतलब ये किसी चीज़ के दायरे में रहना। तो ये सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर के दायरे में महदूद है। जैसे ये टेंस पर डिपेंड करते हैं, टेंस जैसा होगा वैसा ही वर्ब चेंज हो जाएगा। पर्सन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या नंबर, इन लोग के बदलने से ये तरह के डिटेल्स बदल जाते हैं जो आपने देखा। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ये नॉन फाइनाइट है, ये गैर मुतलक हैं, ये किसी रूल रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं बंधे हुए हैं, के अंदर नहीं बंधे हुए हैं। ये इसका टेंस से कोई मतलब नहीं, पर्सन का से कोई मतलब नहीं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन से कोई मतलब नहीं, और इस तरह से वाहिद जमा से भी इनका कोई मतलब नहीं है। तो पहला तो फ़र्क ये हुआ। दूसरा चीज़ ये हो गया कि ये एक ऐसा महदूद फ़ेल है कि जो सब्जेक्ट और टेंस को जाहिर करता है। प्रेजेंट आप पढ़ेंगे, आई एम गोइंग, ये प्रेजेंट टेंस है, और ये जो है सब्जेक्ट, ये टेंस को यूज़ नहीं करके ये इस्म और सिफत और के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ये एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, ये नॉन फाइनाइट। आगे देखते हैं, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग है। देखिए, ही पेंटेड द हाउस, उसने हाउस पेंट किया, ये पास्ट टेंस है। पेंटिंग इज़ हिज प्रोफेशन, पेंटिंग उसका प्रोफेशन है। पेंटिंग वाज हिज प्रोफेशन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेड कलर से है वो फाइनाइट वर्ब है, यहाँ जो रेड कलर से है वो नॉन फाइनाइट है। ठीक है, पेंटिंग, टू पेंट, ब्रोकन, सारे के सारे वर्ब हैं, लेकिन इसका मीनिंग जो है पेंटिंग, ये कोई काम नहीं हो रहा है, पेंटिंग इज़ प्रोफेशन। तो महदूद वर्ब दरअसल जुमले के रूट वर्ब होते हैं। ही पेंटेड, इज पेंटिंग, हैज़ ब्रोकन, ये अकेले किसी जुमले को तश्कील दे सकते हैं। लेकिन इसमें जो होते हैं ये रूट वर्ब नहीं होते, इसमें ऑलरेडी पहले से एक रूट वर्ब या मेन वर्ब होता है। जैसे जो मैंने पर्पल कलर से किया, इज़ गोइंग, इज़ ऑलरेडी पहले से है, और ये पेंटिंग, टू पेंट, ब्रोकन जो है जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये एक्स्ट्रा इस्तेमाल हुआ है। ये इसका सब्जेक्ट होता है, ये टेंस बताता है, नंबर बताता है, ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसका सब्जेक्ट नहीं होता, ये टेंस नहीं दिखाता है, पर्सन नहीं बताता है, नंबर नहीं बताता है, और ये बतौर मेन वर्ब भी इस्तेमाल नहीं होता है। मेन वर्ब इस तरह के जुमलों में पहले से ही मौजूद रहता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 अक़साम होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंट। अब तीनों पर वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे जल्दी। इन्फिनेटिव को हम लोग मज़दर भी कहते हैं। ये एक लामहदूद नॉन फाइनाइट वर्ब की एक किस्म है जो जुमले में इस्म का काम करता है। तो जब इस्म का काम करेगा, वर्ब होते हुए भी इस्म का काम करता है, अटू के साथ वर्ब की पहली शक्ल लगती है, तो इसी को मज़दर कहते हैं। जब आप मज़दर पढ़ेंगे ना, तो मज़दर वही होता है। मज़दर जो है उसकी अलामत है कि आखिर में ना होता है और उसमें कोई ज़माना पाया नहीं जाता। तो मैंने पीछे बता दिया है ना कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स में कोई ज़माना नहीं होता, और उसमें पहले से एक मेन वर्ब होता है। उसे जानना बहुत मुश्किल है, ये जानना जो है मस्दर है इन्फिनिटिव। टू नो हर इज़ वेरी डिफिकल्ट, उसे जानना बहुत मुश्किल है। यहाँ जानना कोई काम नहीं है, ये एक तरह का
इसम का इस्तेमाल हुआ है। मुझे गाने से नफरत है, आई हेट टू सिंग। यहाँ पर गाना जो है मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज़ आवर ड्यूटी। रिस्पेक्ट करना अपने पेरेंट्स की ये हमारा फ़र्ज़ है। तो ये मैंने जो अंडरलाइन किया है वो आपका मेन वर्ब है, और जो रेड कलर से है वो आपका इंफिनिटिव को हम लोग अच्छे से समझते हैं। होता क्या है कि इस बात को हम जानते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो जुमले के शुरू में आता है और आमतौर से ये इसम होता है या ज़मीर होता है। और ये भी जानते हैं कि सब्जेक्ट कोई काम करता है या उसके बारे में कोई बात होती है। तो कभी कभी होता क्या है कि वर्ब जो है वो जुमले के शुरू में आ जाता है, मतलब बतौर सब्जेक्ट आ जाता है। तो ऐसे सूरत में हम वर्ब की शक्ल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और उसमें टू लगा देते हैं और उसको इन्फिनिटिव बना करके उसको बतौर इसम इस्तेमाल करते हैं। तो बस यही इन्फिनिटिव है, ठीक है। और ये किसी तरह के रूल रेगुलेशन में बंधा हुआ नहीं रहता है। इस चीज़ को तो हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं। जैसे यहाँ पे पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो पढ़ना जुमले के शुरू में आ गया है, वर्ब भी है। लेकिन यहाँ पर आदत है यहाँ पर ये वर्ब है, तो ये इसम है यहाँ पे। तो रीड नहीं कह के हम टू रीड कर देते हैं। रीड इज़ अ गुड हैबिट नहीं होता है, टू रीड इज़ अ गुड हैबिट। आगे हम पढ़ेंगे कि टू रीड को रीडिंग भी लिख सकते हैं, वो जेरेंड है, वो आगे तुरंत देखने वाले हैं। अब इतनी देर से जाना फजूल है, तो यहाँ पे जाना भी जो है ना, ये एक तरह की बात हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे टू गो सो लेट इज़, यहाँ पे मेन वर्ब आ गया। तो टू रीड और टू गो जो है ये इन्फिनिटिव है। और इसी तरह कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह पर भी वर्ब आ जाता है। जैसे देखिए, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं आई वॉन्ट बुक्स, मैं किताबें चाहता हूँ, तो क्या बुक्स ऑब्जेक्ट है ना। तो इसी तरह से आई वॉन्ट टू गो, ये टू गो भी ऑब्जेक्ट है, मैं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जाना एक बात कही जा रही है, न के मतलब के हम कोई काम कर रहे हैं। यहाँ पे चाहना असल में यहाँ पे मेन वर्ब है। वो अपनी किताबें लेने आई थी, तो यहाँ पर जमा लेने मुझसे आई थी। तो यहाँ पर टू कलेक्ट जो है ये भी एक तरह का काम है, ना कि वो कोई काम कलेक्ट कर रही थी वहाँ पे। तो शी केम, यहाँ पर केम जो मेन वर्ब है। तो यही हम वर्ब को इन्फिनिटिव बनाने के लिए उसके पहले हम टू लगा देते हैं। जैसे रीड से टू रीड हो जाता है। उसके बाद कुछ और यूजेस देखते हैं। ही कॉल टू सी मी, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तो मेन वर्ब की मज़ीद जानकारी देता है ये, कॉल्ड, मुझे बुलाया। आई एम कमिंग टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। तो टू सी माने मिलने के लिए, टू हेल्प मदद करने के लिए। अच्छा, सिफत के बारे में मज़ीद जानकारी देता है। एप्पल्स आर गुड टू ईट, है ना, गुड सिफत है। एप्पल्स अच्छे हैं, कैसे, कितने अच्छे हैं, क्या अच्छे हैं, टू ईट खाने में। द बॉयज़ आर एंक्शियस टू लर्न, बच्चे सीखने के लिए फ़िक्रमंद हैं। तो यह एंक्शियस जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो टू ईट खाने में, टू लर्न सीखने के लिए। ही इज़ टू इल टू डू वर्क, वो इतना बीमार है कि वो काम नहीं कर सकता। ये हमने आप लोग को टू और टू का इस्तेमाल बताया है। तो इस बतौर यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, यहाँ पे टू डू टू वॉक जो है टू का के कम्बिनेशन में आया है। वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। अच्छा, ये इसम के बारे में मज़ीद जानकारी देता है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले, यहाँ टाइम इसम है, ये वक्त नहीं है किस चीज़ का, खेलने का। दिस हाउस इज़ टू लेट, ये घर देने के लिए है उधर किराए पे। तो हाउस यहाँ पर नाउन है। यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन है वो सारे मेन वर्ब है, और जो रेड कलर से हैं वो सारे के सारे इन्फिनिटिव हैं। इन्फिनिटिव के बाद बारी आती है पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल की शक्ल जो होती है V3, V4 या हैविंग V3 होता है। इसे सिफत फ़ेली कहते हैं। मतलब ये सिफत का काम करता है और फ़ेल का भी काम करता है। फ़ेल से बनना है ये सिफत। इसको समझिए, यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव भी कुछ शक्लें ली हैं और वहीं पर मैंने उसको सिफत फ़ेली से भी मुआवजना कराया है। आई सॉ ए फैट मैन, मैंने एक मोटे आदमी को देखा। अब फैट हटा दीजिए और रनिंग लगा दीजिए। आई सॉ ए रनिंग मैन, मैंने एक दौड़ते हुए आदमी को देखा। तो हम देख रहे हैं ना कि रनिंग यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मैन से पहले इस्तेमाल हुआ है। जैसे यहाँ फैट इस्तेमाल हुआ था, यहाँ रनिंग इस्तेमाल हुआ है। तो ये सिफत का काम कर रहा है। ये पार्टिसिपल है, इसमें ING लगा हुआ है। दिस इज़ अ गुड जॉब, अगर हम बोलेंगे गुड को लगा देंगे टायरिंग, ये टायरिंग जॉब है, ये थका देने वाला जॉब है। तो गुड जैसे एडजेक्टिव था वैसे टायरिंग भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी तरह से आई सॉ अ टॉल मैन, मैंने एक लंबे आदमी को देखा। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक थके आदमी को देखा तो क्या फ़र्क पड़ता है, टॉल भी एडजेक्टिव, टायर्ड भी एडजेक्टिव, क्योंकि दोनों के बाद नाउन का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से दिस इज़ ए न्यू चेयर, ये नई कुर्सी है, नई को हटा के ब्रोकन लगा दिए, ये टूटी कुर्सी है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल V4 और V3 होती है, लेकिन वो सिफत का काम करते हैं। तो ऐसे वर्ब्स को पार्टिसिपल कहते हैं। अच्छा, और देखिए, हैविंग क्रॉस्ड द रोड,
दरिया पार करके, वी टुक रिक्शा, टुक यहाँ पर मेन वर्ब है, दरिया पार करके हम लोग रिक्शा लिया। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपना काम ख़त्म करके, आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया। आगे बढ़ते हैं। ये जस्ट सिफत पार्टिसिपल का एक जनरल इंट्रोडक्शन था जो रेड कलर से सारे के सारे हैं। अब देखिए पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं जो मैंने बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये इसको सिफत फेली हाल कहते हैं, ये प्योरली एडजेक्टिव का काम करता है। देखिए आई परचेज्ड ए वॉकिंग स्टिक, मैंने ख़रीदा, ये मेन वर्ब है। वॉकिंग स्टिक चलने वाली छड़ी, मतलब चलने वाली छड़ी मतलब जिस छड़ी को पकड़ के हम चल सकते हैं। एवरीबडी लाइक्स अ स्माइलिंग फेस, हर एक आदमी मुस्कुराते चेहरे को पसंद करता है। चेहरा यहाँ नाउन है, स्माइलिंग आपका एडजेक्टिव है। ही जम्प्ड फ्रॉम अ रनिंग बस, वो चलती हुई बस से कूद गया। रनिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, बस जो है ये नाउन है। आई लव फ्लोटिंग क्लाउड्स, मैं तैरते बादल पसंद करता हूँ। तो फ्लोटिंग यहाँ पर आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, कुछ वर्ब्स होते हैं जिसे सेंसेशन वर्ब कहते हैं, जैसे देखना, महसूस करना, सुनना। तो इन सब के बाद ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। जैसे आई सॉ अ मैन क्रॉसिंग ए रिवर, मैंने एक आदमी को देखा क्रॉस करते हुए। ये सॉ जो है ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है और मेन वर्ब भी है, और क्रॉसिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई फेल द टेबल शेकिंग, मैंने जो है टेबल को हिलते हुए पाया। तो यहाँ पर सारे के सारे वर्ब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं ये आपको V4 हैं और सिफत का रोल अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, कुछ और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ देखते हैं। जैसे ईटिंग लंच, ही टॉक टू हिज फ्रेंड, खाकर, जब हम एक काम करते हुए दूसरा काम कर रहे हों। ईटिंग लंच, यहाँ पर ईटिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वॉशिंग हिज हैंड्स, अपना हाथ धोकर, यहाँ धोकर। दे टुक ब्रेकफास्ट, उन्होंने नाश्ता लिया। वीपिंग लाउडली, ज़ोर से रोते हुए बच्चा जो है बाहर चला गया। अच्छा, बतौर एडजेक्टिव फ्रेज़ भी होता है। एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या होता है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। चूँकि ये 2 से ज़्यादा अल्फाज वर्ड्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, इसलिए वो फ्रेज़ नाम हो गया। उसको एडजेक्टिव नहीं कह के उसे एडजेक्टिव फ्रेज़ कहेंगे। जैसे देखिए, पीपल लिविंग इन माई कॉलोनी, मेरे कॉलोनी में रहने वाले लोग। कौन से लोग, मेरे कॉलोनी में रहने वाले। तो लिविंग इन माई कॉलोनी जो हो गया ये लिविंग से स्टार्ट हुआ, ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि लोगों के बारे में बताया जा रहा है। पीपल लिविंग इन माई कॉलोनी आर वेरी नाइस, ये मेन वर्ब आर है। इसी तरह से द मैन स्टैंडिंग ओवर देयर इज़ माई ब्रदर, आदमी, कैसा आदमी, जो वहाँ खड़ा है, स्टैंडिंग ओवर देयर, वो मेरा भाई है। तो स्टैंडिंग लिविंग जो है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एज ए एडजेक्टिव फ्रेज भी इस्तेमाल होता है। अब जो है पास्ट पार्टिसिपल के देखिए, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए जैसे देखिए, आई सॉ अ टायर्ड पर्सन, मैंने एक थका शख्स देखा। तो ये टायर्ड जो मैंने V3 जो हुआ ये पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सिफत का काम। डोंट यूज़ दिस ब्रोकन चेयर, इस टूटी कुर्सी, ब्रोकन। टॉर्न बुक, फटी हुई किताब। वी एट रोस्टेड मीट, हम लोग भुने हुए गोश्त हम लोगों ने खाया, रोस्टेड। तो ये एडजेक्टिव को करता है, वो भी एडजेक्टिव यूज़ कर रहा था लेकिन चूंकि ING था इसलिए उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा गया, नाम दे दिया गया। और यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव का काम करा लेकिन चूंकि पास्ट परफेक्ट है इसलिए इसको पास्ट पार्टिसिपल कह दिया गया। और जिस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव फ्रेज काम कर रहा था वैसे ये भी एडजेक्टिव फ्रेज काम करता है। योर फ्रेंड डाइड इन द एक्सीडेंट, ये आपका दोस्त जो एक्सीडेंट में मरा था, वाज ए गुड पर्सन, अच्छा आदमी था। द थीफ अरेस्टेड, चोर के बारे में कह रहा है, जो अरेस्ट हुआ चोर, हैज़ बीन सेंट टू जेल, जेल में गया। आई लव द बुक, बुक कैसा, गिफ्टेड माई फादर, मेरे फादर के द्वारा जो ज़रिए जो गिफ्ट किया गया उससे मैं पसंद करता हूँ। तो ये जो हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। उसके बाद पास्ट एक परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है उसमें हैविंग का इस्तेमाल करता है। ये जो है ये इसमें 2 काम होता है, एक काम दूसरा काम शुरू होने से पहले ही मुकम्मल हो जाए। तो जो पहला काम होता है उसमें आपको परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग और V3 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अपना काम ख़त्म करके मैं अपने दोस्त से मिलने चला गया, तो अपना काम ख़त्म करके ये काम पहले हुआ है, इससे आप पहले लगाइए हैविंग फिनिश्ड माई वर्क। आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड, यहाँ देखिए वेंट मेन वर्ब है। अपना दांत साफ़ करके या करने के बाद, तो ये काम पहले हुआ है, तो हैविंग ब्रश्ड माई टीथ, मैंने चाय लिया, आई टुक टी। बहुत से लोगों के आने के बाद, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। मैनी हैविंग अराइव्ड कॉमा आई वॉज फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, मैं परेशानी से आज़ाद था। उसके बाद लास्ट आता है जेरंड, इस मज़दर, ये जस्ट इन्फिनिटिव ही है, इन्फिनिटिव में टू लगता है इसमें। जैसे देखिए, टू गिव इज़ बेटर दैन टू रिसीव, उसको हम बोल सकते हैं गिविंग इज़ बेटर दैन रिसीविंग। रिसीव, यहाँ टू गिव जो हो गया है गिविंग हो गया, टू रिसीव जो है रिसीविंग हो गया। टीच मी टू स्विम, टीच मी टू स्विम, मुझे तैरना सिखाओ।
टीच मी स्विमिंग, टू स्विम जो है, जो इन्फिनेटिव को पर्पल कलर से है वो यहाँ रेड कलर से आईएनजी लग गया। ये पूरी तरह से इसम का काम करता है, जैसे इन्फिनेटिव इसम का काम कर रहा था। आई लाइक टू रीड पोएट्री, मैं पोएट्री पढ़ना पसंद करता हूँ, तो आई लाइक टू रीड को चेंज करके रीडिंग कर दीजिए। तो हमने देखा कि जब इन्फिनेटिव में टू हटा के वर्ब की चौथी शक्ल लगा देते हैं तो वो भी इसम बन जाता है, जिसको जेरेंड इसमें मस्दर कहते हैं, और ये बतौर इसम काम करता है। देखते हैं कुछ और इन जेरेंड को। रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ये सब्जेक्ट के तौर पे काम आया है और ये इसम है रनिंग। द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग, स्टोरी इंटरेस्टिंग था, यहाँ पे स्टोरिंग ऑब्जेक्ट की शक्ल में इस्तेमाल आया है, यहाँ भी ये नाउन है। माई डॉटर गेव कुकिंग ए ट्राई, यहाँ पर गेव मेन वर्ब है, मेरी बेटी ने खाना बनाने की कोशिश की। आई हैव ऑलवेज इन्जॉयड स्विमिंग, वो हमेशा इन्जॉय करते हैं तैरना। हैव इन्जॉयड जो है ये आपका मेन वर्ब है, स्विमिंग जो है जेरेंड है। दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग गुड, वो अच्छा करने के कैपेबल हैं। बाइकिंग इज़ हिज न्यूएस्ट हॉबी, उसकी नई हॉबी क्या है बाइकिंग। ये बाइकिंग जो है यहाँ पे बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है।